गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम क्रांति सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड आपकी सब सिलेबस का, जो कि है डिमांड ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी, राज्य स्वायत्तता की मांग। अभी तक आपने चैप्टर वन और चैप्टर टू पढ़ने के बाद इतना ग्रैब कर ही लिया होगा, आपको इतना पता ही चल गया होगा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या भारत का जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, वो एकात्मकता की ओर झुका हुआ है या फिर वो सेंट्रलाइज्ड है। और भी सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो वो भारत की जो केंद्र सरकार है या फिर जिसे हम संघीय सरकार भी कहते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, उसको ज़्यादा पावरफुल और शक्तिशाली बनाता है। यही वजह है कि जो भारतीय राज्य हैं, भारतीय राज्यों को समय समय पर ये लगता रहता है कि जो भारत देश है उसमें जो है केंद्र को इतनी ज़्यादा शक्तिशाली देने के बाद उन राज्यों के पास उतनी पावर्स हैं नहीं कि वो अपने जो क्षेत्र है उसको अच्छे से रन कर पाएँ। आज का चैप्टर हमारा इसी से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि आखिरकार राज्य स्वायत्तता की मांग की जरूरत पड़ती ही क्यों है। अगर हम देखें तो भारत में जो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियां बांटी गई हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो सूचियां थी उनके माध्यम से, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से ये जो शक्तियां बांटी गई है, उसके विभाजन में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि ये बहुत विवादपूर्ण है, क्योंकि ये ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाता है। और ये सिचुएशन ठीक संविधान द्वारा जो ये बनाई गई जो सूचियां थी, इनके अनुसार पूरा देश जो है, केंद्र राज्य आपस में मिलजुल कर काम कर ही रहे थे 1967 तक। लेकिन जैसे ही 1967 में केंद्र और राज्यों के जो इलेक्शंस होते हैं, उसमें जो है राज्यों में तकरीबन इस देश के 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस के अलावा अन्य दलों की सरकार बनती है। ये भारत की संघीय व्यवस्था में पहली बार होता है कि कांग्रेस के अलावा कोई और दल भी उभर कर आया है और उसने अपनी सरकार बनाई है। 1967 तक तो केंद्र और राज्यों में कोई विवाद रहा ही नहीं। इसकी वजह यह थी कि जो केंद्र और राज्य दोनों में ही कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो आपस में मनमुटाव था ही नहीं, मिलजुल कर काम हो जाता था। एक ही दल के होने की वजह से कोई विरोधी दल था ही नहीं। 1967 में जब 8 राज्यों में विरोधी दलों ने की स्थिति उभरी, तो भारत का जो ढांचा है उसमें थोड़ा सा बदलाव आना शुरू हो गया और ये राज्य धीरे धीरे जो है अपने स्वायत्तता की मांग करने लगे, क्योंकि ये विरोधी दल होने के साथ साथ ये अपने आप को ज़्यादा जिम्मेदार दिखाना चाह रहे थे, ज़्यादा जिम्मेदारी समझते थे अपने राज्य की जनता की सेवा करने की। तो ये चाहते थे कि केंद्र सरकार उन्हें कुछ और ज़्यादा छूट दे, जिससे वो राज्य की जो जनता है उसके और ज़्यादा विकास के बारे में, कल्याण के बारे में सोच सके। अगर राज्य स्वायत्तता के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ जो है, साधारण शब्दों में हम अगर स्वायत्तता का अर्थ लें तो उसका किसी हस्तक्षेप के काम करना, निर्बाध स्वतंत्रता, यानी जिस स्वतंत्रता में कोई भी बाधा ना हो, ना ही आंतरिक बाधा हो, ना ही बाहरी बाधा हो, वो व्यक्ति स्वतंत्र हो। जहाँ तक राज्य स्वायत्तता की बात है तो राज्य स्वायत्तता का मतलब वैसी स्वतंत्रता से नहीं ले सकते कि एक राज्य एक देश से स्वतंत्र होना चाह रहा है, नहीं। राज्य का देश में ही रहकर केंद्र सरकार से कम हस्तक्षेप की मांग करना, या फिर जो केंद्र सरकार उनके कामों में हस्तक्षेप करती है उसका विरोध करना और अधिक स्वतंत्रता देने की बात करना। तो इस तरह से ये जो है राज्य स्वायत्तता है। आप और अच्छे से इसका मीनिंग पाएंगे जो मैंने डेफिनेशन दी है, इनके बारे में आपको मैं बता दूं। ये डेफिनेशन आप अच्छे से देख लें, क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं है, और आप जब 16 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे तो ये डेफिनेशन आप उसमें जरूर लिखें। ये मैंने अपनी तरफ से जो है सर्च करके पेस्ट किया यहाँ पर। जेलेनिक के अनुसार स्वायत्तता किसी विशेष स्थान पर एक प्रकार की संप्रभुता होती है। संप्रभुता मतलब पूरी तरह से पूरी तरह से आंतरिक और बाह्य किसी प्रकार का किसी भी बाहरी शक्ति से गुलाम ना होना, पूरी तरह से आंतरिक और बाह्य तौर पर स्वतंत्र होना। तो स्वायत्तता किसी विशेष स्थान पर एक प्रकार की संप्रभुता होती है जिससे निर्णय लेने में बेहतरी आती है, राज्य के लिए एक विकासात्मक अंग हो सकती है। यानी कि राज्यों का विकास और बेहतर तरीके से होगा जब उन्हें थोड़ी सी संप्रभुता दी जाएगी। इसी तरह से फाइनर जो है वो कहते हैं कि राज्य स्वायत्तता का अर्थ देश के राज्य से स्वतंत्रता नहीं, बल्कि राज्य की कार्य प्रणाली में केंद्र का कम से कम हस्तक्षेप है। यानी कि वो राज्य जो है देश से अलग नहीं होना चाह रहे, वो अपने अधिकारों को देखते हुए, अपने देश की जनता को देखते हुए, अपने राज्य की जनता को देखते हुए, अपने राज्य के कल्याण को देखते हुए वो केंद्र सरकार से कम हस्तक्षेप की मांग करते हैं। अब आते हैं 16 नंबर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है यही बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है। इसमें मैंने बता दिया कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना है, भूमिका, अर्थ और उसके बाद 2 डेफिनेशन। अब 16 नंबर के क्वेश्चन का पहला पॉइंट,
क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि राज्य स्वायत्तता की मांग क्यों उठती है, क्या क्या कारण है, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द डिमांड ऑफ स्टेट्स, ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, डिमांड ऑफ स्टेट, स्टेट के बाद ऑटोनॉमी मैंने नहीं लिखा है। तो पहला है संसद की व्यापक विधि निर्माण की शक्ति, कॉम्प्रहेंसिव लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये मुझे लगता है कि ये जो शुरुआत के 6 पॉइंट्स हैं, ये तो इतनी बार फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में इतनी बार डिस्कस हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक फिर से थोड़ा सा हल्का सा बैकग्राउंड देने की कोशिश करती हूँ कि देखिए हमारी संसद इतनी पावरफुल है, राज्य सूची के विषयों पर भी वो कानून बनाने का अधिकार रखती है कुछ स्थितियों में, जैसे 249 आर्टिकल मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में, 252 आर्टिकल, 250 आर्टिकल्स ये मैंने बताए थे। आप प्रीवियस वीडियोस को एक बार देख लें, वहाँ पर मैंने इनको डीप से एक्सप्लेन किया है। तो इन आर्टिकल्स के माध्यम से राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। इसी तरह से आपातकालीन स्थिति में भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है 356 आर्टिकल का इस्तेमाल करके, और इसके अलावा संसद जो है इतना ज़्यादा अधिकार रखती है कि कई बार राज्य के कामों में हस्तक्षेप देती है कानून बना कर। तो इस तरह से जो सूचियाँ हैं, सूचियों की बात करें तो ज़्यादा विषय जो है केंद्र सूची में दिए गए हैं। राज्य सूची के विषय जो ज़्यादा हुआ भी करते थे उनको भी घटा दिया गया है। समवर्ती पर जो केंद्र सरकार है वो ज़्यादा अपनी शक्ति रखती है। ये आप ऑलरेडी, मैं इसलिए आपको बहुत स्पीड में करवा रही हूँ क्योंकि आप पिछले सैम में भी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में भी कई बार रिपीट किया गया, तो इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो संसद की बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होने की वजह से राज्य जो सरकारें हैं वो अपने आप को हेल्पलेस मानती है कि उनके बहुत सारे अधिकारों को जो है संसद कानून बनाकर छीन लेती है। तो इस वजह से भी जो राज्य है वो स्वायत्तता की मांग करते हैं। फिर वित्तीय दृष्टि से देखें तो राज्यों की निर्भरता केंद्र के ऊपर बहुत अधिक है। ये भी मैं प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार करवा चुकी हूँ, चाहे वो वित्तीय संकट काल आर्टिकल 360 लागू करना हो, पूरे देश की जो वित्तीय शक्ति अपने पास केंद्र सरकार ले लेती है फाइनेंशियल इमरजेंसी में, या फिर अनुदान की मांग करना हो, ऋण भी जो है एक दया याचना के तहत राज्य सरकारें लेती हैं। इसके अलावा आप एक और चीज़ देखेंगे कि राज्य सरकारों को दूसरे देशों से ऋण लेने का अधिकार नहीं है, उस पर भी केंद्र सरकार का डोमिनेंस है। सहायता अनुदान भी केंद्र सरकार की दया पर निर्भर है। तो ये भी कहीं ना कहीं राज्य को लगता है कि इवन करों का जो बंटवारा है वो भी राज्यों को लगता है कि ज़्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरह से राज्य को लगता है कि उन्हें वित्तीय तौर पर भी कहीं ना कहीं जकड़ के रखा है, उन्हें उतनी स्वायत्तता नहीं है, तो उसकी वो डिमांड समय समय पर करते रहते हैं। तो ये वित्तीय दृष्टि के आधार पर हो गया। फर्स्ट पॉइंट जो है आप इसके लिए पेज नंबर 8 पर जो फर्स्ट चैप्टर का है वो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, थर्ड पॉइंट देख सकते हैं। इसी तरह से जो वित्तीय दृष्टि का जो ये पॉइंट है सेकंड, इसके लिए आप पॉइंट 11 देख सकते हैं पेज नंबर 10 पे। हालांकि नई बुक में कुछ पेज 1-2 आगे पीछे हो गए होंगे तो वो आप ध्यान रखना। तो 11 पॉइंट ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियो में भी आप 11 पॉइंट देखेंगे तो वो होगा आई थिंक फर्स्ट चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो में। फिर अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी जो पॉइंट 17 है, अगर आप देखेंगे तो पार्ट 3 वीडियो में मिलेगा आपको चैप्टर 1 की। अखिल भारतीय सेवाएं भी मैंने उसमें डीपली आपको बताया था कि क्या होती हैं और इनका काम क्या होता है। देखिए IAS IPS जो होते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आते हैं, जिनका चुनाव जो है लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC करती है। और जो ये लोक सेवा आयोग है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति, इसके अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल सेवाएं भत्ते सब संसद के ऊपर निर्भर करते हैं, तो वो एक केंद्र की संस्था है। तो ये जो अखिल भारतीय सेवाओं से निकले हुए अधिकारी होते हैं वो राज्य सरकारों के राज्यों में जाकर काम करते हैं, जिलों में जाकर काम करते हैं और वहाँ की शासन व्यवस्था को संभालते हैं। तो कहीं ना कहीं राज्यों को लगता है कि ये जो है उनके जो कार्यक्षेत्र है उसमें एक तरह का हस्तक्षेप है। इसी तरह से अगर हम राज्यपालों की बात करें तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हालांकि वो किसी राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं तो उस राज्य का अधिकार होना चाहिए अपने राज्यपाल की नियुक्ति करने में, लेकिन हमारा संविधान इस पर मौन है। और इसी मौन होने की वजह से जो राज्य सरकारें हैं मौन की इस बात पर मौन है कि राज्य सरकार की क्या भूमिका है राज्यपाल की नियुक्ति में, तो उस पर मौन है कि कोई भूमिका नहीं है। ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति पर निर्भर करता है वो किसे राज्यपाल बनाए। तो ये भी कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि हमारी स्वायत्तता की कमी है, हमें ना ही अखिल भारतीय सेवाएं जो बड़े अधिकारी हैं जो हमारे जिलों को संभालते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स को संभालते हैं, वो हमारे नियंत्रण से बाहर है।
हमारा राज्यपाल जो है बहुत सारे जो राज्य के इम्पोर्टेंट काम है राष्ट्रपति के नाम पर करता है, तो उन कामों में कई बार देरी होती है राज्यपाल की वजह से। तो ऐसे महत्वपूर्ण पद को भी चुनने का उन्हें अधिकार नहीं है। तो ये चीज़ें उन्हें कहीं ना कहीं लगती है कि राज्य जो है उन्हें अधिक स्वायत्तता नहीं मिल रही है। फिर जो है ये अलग थोड़ा डिफरेंट एक बहुत सारी जो है भी विभिन्नताओं का देश है। भारत में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, रहन सहन, कल्चर, परंपराएं सब बहुत डिफरेंट है। अगर भाषा की बात करें तो भाषाएं भी बहुत अलग अलग हैं। तो आप राज्यों से ही अगर देखना शुरू करें तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत सारी भाषाओं से, राजस्थान से लेकर आप अगर देखेंगे नॉर्थ ईस्ट नागालैंड तक बहुत सारी भाषाएं भारत में हैं। अरुणाचल प्रदेश तक देखें, हर एक राज्य की अपनी अलग भाषा है। तो ऐसे भाषा के आधार पर भी स्टेट्स बंटे हुए हैं और उन्हें लगता है कि कई बार हिंदी भाषा हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी भाषा बनाने की बात कही जाती है। और ये भी कहा गया है कि हमारे संविधान जो द्वारा 350 आर्टिकल है उसके तहत ये कहा गया है कि केंद्र सरकार जो है राज्यों को निर्देश देगी कि वो हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज के तौर पर करने का प्रयास करें। तो ये भी कहीं ना जो गैर हिंदी क्षेत्र हैं, गैर हिंदी राज्य हैं, उनको ये लगता है कि उनके ऊपर थोपी हुई जिम्मेवारी है। तो ये भी कहीं ना कहीं भाषा